हेलो बच्चों, तो आप सबका यार रैंक कोर्स के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट रिवीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यार कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, इसके अलावा जो भी इसके इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट्स हैं वो सबको यहाँ स्टडी करने वाले हैं आज इस लेक्चर में हम लोग। तो इसलिए यार लेक्चर के लास्ट तक जरूर बने रहना, और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को। कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले यार हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला मेथड जो है वो है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ, ध्यान से यार देखना, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो देखो यार एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यार यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको एक भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं। गलत फहमी एक होता है बच्चों का कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को रटना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, समझना होता है चीजों को। यदि आप समझ लिए ना तो आपको रिएक्शन रटना ही नहीं पड़ेगा, फिर आपको अपने अंदर से मतलब केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए बस यार हर एक रिएक्शन को आपको समझना है। हाँ, आपको जहाँ याद रखना है तो क्या चीज को याद रखना है, कैसे याद रखना है, ये सब चीज मैं जरूर बताऊंगा। कुछ चीजें याद रखने के लिए है, लेकिन उसको भी तरीके से याद रखना है, समझ समझ कर याद रखना है। अच्छा, हमको ये चीज को याद रखना है तो आप यार इजीली आपको रिएक्शन याद हो जाएगी, ठीक है ना। मेरा यही रहेगा टारगेट कि यार आपको लेक्चर का एंड होते होते आपको सारा रिएक्शन रटवा दिया जाए, याद करवा दिया जाए, ठीक है ना। रटना नहीं बोलूंगा, याद करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन समझ कर याद करना है, ताकि यार आज यदि एक बार लेक्चर देख लिए ना तो उसके बाद अगले दिन कोई पूछ देना रिएक्शन तो आपको याद होनी चाहिए। इस तरह से आपको पढ़ना है। और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल से ही आप एसिड बना सकते हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से नहीं बना सकते। अब इंपॉर्टेंट जो है ना, रिएजेंट क्या क्या लोगे, तो KMnO4 KOH ले लिया जाता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, या फिर आप K2Cr2O7 साथ में H2SO4 ले लो, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, या फिर थर्ड रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CrO3 और H2SO4। इसको हम लोग एसीटोन में भी लेते हैं। और ये जो थर्ड वाला रिएक्शन दिख रहा है, थर्ड वाला रिएजेंट, इस रिएजेंट का नाम होता है जोन्स रिएजेंट। और ये जोन्स रिएजेंट भी जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान में होनी चाहिए चीज। तो 3 रिएजेंट और ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब इसका काम क्या होता है, डायरेक्टली अल्कोहल को कन्वर्ट कर देना किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तीनों के तीनों याद रखिएगा यार, KMnO4 KOH H+, K2Cr2O7 H2SO4 और लास्ट में जोन्स रिएजेंट दैट इज CrO3 H2SO4, ठीक है ना। एसीटोन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में लेते हैं, इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्स्ट मेथड हो गया। अरे यार, हाँ, अब सेम रिएजेंट के हेल्प से हम लोग एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एल्डिहाइड को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो अगेन सेम रिएजेंट ले लो, आप आसानी से एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लो। एक्चुअली में देखो यार होता क्या है ना, कि जो हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे, 1 डिग्री अल्कोहल है, रिएजेंट हम वही लिए। एक्चुअली में होता है पहले एल्डिहाइड ही आपका बनता है, पहले आपका फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड ही बनाता है। और ये जो एल्डिहाइड बना ना, ये एक्चुअली में फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है RCOH में। ये सब मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सब के सब जो एजेंट दिख रहे हैं आपको, ये जो तीनों का तीनों रिएजेंट दिखे, ये सब के सब कैसे रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो आप लोगों को बताएं यार, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, वो अल्कोहल को एल्डिहाइड पे स्टेप पे जाकर रोक देता है। लेकिन यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए तो ये एल्डिहाइड में फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिए हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसलिए हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला, RCOH। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप ये याद रखिएगा ना। इसके अलावा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा होता है,
आपको यार हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ाए हैं, लाइक पीसीसी हो गया, पीडीसी हो गया या कॉलिन्स रिएजेंट हो गया। ये सब ऐसे रिएजेंट होते हैं जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी हम 1 डिग्री अल्कोहल में यूज करते हैं पीसीसी या पीडीसी, तो इस स्टेप पे आकर रुक जाएगा, आपको एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्शन करना है तो फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ऊपर वाला, ठीक है। तो यार चलो ये हो गया अल्कोहल और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड। दूसरा मेथड में आ जाओ, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। एल्काइल बेंजीन से किस तरह से बनाया जाता है, देखो यार ये भी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको कन्वर्जन में ये आपको यूज होता हुआ रिएक्शन दिख जाएगा। बेंजीन में कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो, हो गया भाई अल्काइल बेंजीन। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ CH3, इसका नाम ऐसे होता क्या है, टॉलिन होता है, ठीक है ना। बाकी भाई तभी अभी नाम से हमें नहीं मतलब है। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं KMnO4 KOH हीट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, बेंजीन में COO, देखो मिलना चाहिए था डायरेक्ट COH मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मीडियम क्या है, अल्कलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम है, और बेस को पता है हमें क्या, बेस को H+ बहुत प्यारा होता है, तो इसलिए ये H+ को यहाँ रहने नहीं देगा, ये H+ को अपने पास बुला लेगा। तो इस तरह से एक्चुअली में ये क्या बन जाता है, यहाँ CO- और यहाँ K+, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है। तो हमें यदि कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें H+ डाल दो, बस आपको मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, समझे ना। तो यहीं पे आप एक स्टेप में KMnO4 KOH हीट डालते, सेकंड स्टेप में H+ डालते, अगेन आप कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट बना सकते थे, समझ रहे हो। तो देखो यार यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना ये कि भाई यदि कोई भी अल्काइल बेंजीन हमारे पास है, कंडीशन एक क्या है कि जैसे मान लो अभी तो हम CH3 लिए थे, अब CH2 CH3 ले लिए, यदि इसमें भी हम लोग KMnO4 KOH और हीट यूज कर रहे हैं, और सेकंड स्टेप में H+ यूज करते हैं, तो ऐसे में भी जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो सेम मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो देखो यार यहाँ पे CH3 था या CH2 CH3 था, प्रोडक्ट वही COH ही लगा मिल रहा है, दैट इज इसका नाम क्या लिख देंगे, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ही मिल रहा है हमें। अच्छा यदि यहाँ पे देखो रिएजेंट चेंज करके हम यदि CH यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसको हम बोल देंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। बाय द वे चलो नाम से हमें ज़्यादा मतलब नहीं यार, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगेन यदि हम इसमें ये रिएजेंट यूज करेंगे तो अगेन ये पूरा का पूरा पार्ट जो दिख रहा है ना ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर बेंजोइक एसिड में। अच्छा यदि यहाँ पे अब नेक्स्ट रिएक्शन में यदि यहाँ पे C के साथ एक CH3, एक काम करो इसको, यदि यहाँ पे C के साथ एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3, यदि यहाँ पे हम सेम रिएजेंट यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको नो रिएक्शन ऑब्जर्व होगा। यही इस रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंस था ना यही था। मतलब क्या है जरा समझना यार, ये जो पूरा का पूरा ये जो ग्रुप दिख रहा है ये पूरा का पूरा COH में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कब, जब इस बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन दिख रहा है ना इसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो। यदि एटलीस्ट एक हाइड्रोजन भी है ना तो ये जो ग्रुप दिख रहा है ये पूरा का पूरा ग्रुप खत्म, और इसके जगह पे क्या लगा देना होता है, COH, दैट इज बेंजोइक एसिड बना देना है आपको। यहाँ पे भी देख रहे हो यार इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसीलिए पूरा का पूरा ग्रुप हटा देना है और आपको COH बना देना है। बहुत ही रिएक्शन भाई सिंपल है। लेकिन यहाँ पे आप यदि देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा। बस यही चीज इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस तरह से आप बेंजीन में CH3 लगा हुआ ले लो, या CH2 CH3 ले लो, या CH3 ले लो, या फिर हाँ बस यहाँ तक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये अल्काइल बेंजीन से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक इंपॉर्टेंट मेथड हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, थर्ड, फ्रॉम साइनाइड्स, या साइनाइड को नाइट्राइल्स भी कहा जाता है भाई, आप लोग कंफ्यूज ना होना, फ्रॉम साइनाइड्स एंड अमाइड्स। चलो देख लो यार ये भी रिएक्शन आपको बहुत बार दिख जाएगा। हमारे पास RCN है, होता क्या जरा समझना। फर्स्ट स्टेप में हम लोग H3O+ यूज करते हैं, H3O+ या H+H2O भी लिख सकते हैं इसको।
यूज किए फर्स्ट स्टेप में। यार ये देखो याद रखना पड़ेगा आपको, ये फर्स्ट स्टेप में RCONH2 बनाता है, दैट इज अमाइड बनाता है। क्या बना देता है? अमाइड बना देता है। इसके बाद यदि हम फर्दर इसमें H3O+ यूज करते हैं तो ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एसिड ग्रुप में, दैट इज RCOH में। मतलब साइनाइड से आपको फाइनली H3O+ डालने पे क्या मिल रहा है? फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में क्या बना था आपका? अमाइड बना था, और वो अमाइड कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है ना? तो इसी तरह से मान लो यार CH3 CH2 CN ले लेते हैं, H3O+ डाल दिया जाए, फाइनल प्रोडक्ट बोला जाए बनाने के लिए, क्या बनाओगे? तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीसरे कार्बन पे CN की जगह पे क्या लगा देंगे? COH लगा देंगे, दैट्स इट, खत्म हो गया कहानी भाई। यदि मान लो बेंजीन के साथ CN होता, यहाँ पे H3O+, तो फाइनली क्या बना देते हो? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता? CN की जगह पे COH लगा देते, खत्म कहानी हो गया। अच्छा मान लो यदि यहाँ पे अमाइड होता, H3O+ यहाँ पे लिए होते, तब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता? तो भाई देखो अमाइड ऑलरेडी आपको यार एक स्टेप आगे बढ़ा कर दे दिया गया है। यदि साइनाइड रहता तो साइनाइड पहले जाता है अमाइड में, और फिर अमाइड H3O+ के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट यही बना कर दे दिया है, तो ये बना के दे दिया, H3O+ डालेंगे तो क्या बना देगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो रिएक्शन और भी फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। साइनाइड से ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाता है। अब अमाइड है तो अमाइड से तो कार्बोक्सिलिक एसिड तुरंत पहुंच जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? हाँ यार बड़ा बढ़िया। हाँ इसी तरह से मान लो बेंजीन में CONH2 लगा हो, यदि इसमें H3O+ डाल दिया जाए, क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे COOH, यानी अमाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली H3O+ डाल दो, या फिर साइनाइड हो या नाइट्राइल भी बोल लो, साइनाइड या नाइट्राइल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप H3O+ डाल लो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट रिएक्शन था। इसके बाद रिएक्शन आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगेन बहुत जितने भी रिएक्शन है भाई सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही है इस चैप्टर के, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है ना, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो देखो याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है। क्या लेना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी RMgX से आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। करना क्या है यार? इस बॉन्ड को यहीं पर रहने दो एज इट इज, इस बॉन्ड को ब्रेक करूं। ठीक है ना, जैसे ब्रेक करेंगे तो C पे प्लस आएगा, O पे माइनस आएगा। ये चीज तो समझ में आ रहा है। और यहाँ पे तो तुम्हें पता ही होता है भाई कि Mg पे प्लस और R पे माइनस, मेटल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज इसी तरह से रहता है, मेटल पे प्लस और R पे माइनस ग्रुप। अब कौन कहाँ जुड़ेगा मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना। हाँ देखो यार कैसे, R माइनस इसके पास जाके जुड़ जाएगा और ये इसके पास जाके जुड़ जाएगा। देखो यार काम हो गया अपना। R को C के साथ जोड़ना है ना, तो R को C के साथ जोड़ दिए। डबल बॉन्ड O को नहीं टच करना है भाई, नहीं किया है। O माइनस के साथ क्या जाके जुड़ चुका है? MgX जुड़ चुका है। और अगले स्टेप में क्या कर देंगे? H3O+ डाल दो, काम हो गया? हो गया भाई। RC डबल बॉन्ड OOH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना सिंपल था। चलो यार, जैसे मान लो हम R की जगह पे एक बेंजीन रिंग लेकर एग्जांपल बता देते हैं। ठीक है, MgX प्लस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो देखो यार यहाँ पे Mg पे प्लस, बेंजीन पे भी माइनस, ये इस तरह से कंबाइन कर जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन, बेंजीन से क्या लगा हुआ मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, और दैट इज MgX, इसके साथ आके जुड़ जाएगा। कौन कहाँ के जुड़ रहा है इस बताने की जरूरत नहीं है मुझे अब। और इसके बाद यदि हम इसमें H+ डाल दे, इसमें यदि H+ डाल दे तो बेंजीन, बेंजीन में क्या जाके जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। बताओ यार कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सब समझ में आ रहा है ना? हाँ यार गुड। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा होगा? फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन है फ्रॉम ईस्टर्स। ईस्टर से किस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं समझना। मान लो RC डबल बॉन्ड OOR डैश, आप कुछ मत करो, H3O+ डाल दो। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, यानी हम लोग ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे लेकिन वापस कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर भी बना सकते हैं सेम मेथड यूज करके। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। RCOR डैश H3O+। तो यार होता क्या ना रिएक्शन में, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है। जस्ट इसमें से बॉन्ड को ब्रेक कर दो और आपको कुछ नहीं करना, एक साइड H जोड़ना और एक साइड OH जोड़ना है।
जैसे मान लो यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक किए तो O पे क्या चार्ज आ जाएगा माइनस, C पे चार्ज क्या आ जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है? अब वाटर को आपको जोड़ना होता है HOH के फॉर्म में। अब कौन कहाँ जुड़ेगा ये आप सोच लो। OH माइनस कहाँ जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, H प्लस कहाँ जाके जुड़ जाएगा इसके साथ। बना दो प्रोडक्ट जो बन रहा है, RC डबल बॉन्ड O, C प्लस पे क्या आके जुड़ा OH जुड़ जाएगा, और O पे माइनस आया, माइनस पे क्या आके जुड़ गया H जुड़ गया। मतलब ईस्टर क्या बना दिया, देखो जरा क्या बना दिया ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बना दिया। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिल गया। मतलब ईस्टर में का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल। यानी आप यदि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को साथ में ले लिए, साथ में आप H प्लस लिए हुए एसिड लिए हुए हो डाइल्यूट एसिड, तो ऐसे में रिएक्शन आपका बैकवर्ड चला जाएगा। मतलब ये वापस ईस्टर बना देता है। ठीक है ना? चलो यार समझ में आ रहा है, गुड। अच्छा इसी में देखो यार बहुत बार आपको ऐसा भी रिएक्शन दिख सकता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये अल्कली लेता है, अल्कली लेता है तो देखो यार यहाँ पे RCOH बनना तो चाहिए था, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में भी बनना तो चाहिए था RCOH, लेकिन यार बताया ना बेस को H प्लस बहुत प्यारा होता है। यदि कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया वो तुरंत वहां से H प्लस को निकाल लेता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, H प्लस को ये अपने पास बुला लेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCO माइनस बन जाएगा, और प्लस R जो भी है R-OH तो बनेगा ही। तो इसलिए अब एक स्टेप में एक्स्ट्रा जाना होता है, इसमें आप फिर से फर्दर H प्लस हम लोग ऐड करते हैं और फिर आपको फाइनली जाके RCOH मिलता है। ठीक है, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट H3O प्लस दे दिया जाए तो अच्छी बात है भाई, यदि हो सकता है NaOH के साथ रिएक्शन आपको दे दिया जाए तो फिर आप पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाओगे एंड देन आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे। कैसे? सॉल्ट में आप H प्लस डाल के बनाओगे। ठीक है, चलिए ये ईस्टर से हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से आप कैसे बनाओगे भाई, चलो देखो ध्यान से। यहाँ पे मान लो RCOCl है, कुछ नहीं आप H2O डाल दो, सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर दो, सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, H2O में H प्लस और OH माइनस होता है, याद रखना। अब यहाँ पे आप खुद ही सोचो भाई बॉन्ड को ब्रेक करना कैसे ब्रेक करेंगे, Cl को माइनस की तरह निकालना का। ये जस्ट रिएक्शन को हम याद करने के लिए समझा रहे हैं, समझे ना? ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि भाई रिएक्शन इसी तरह से होता है, यहाँ से Cl बॉन्ड ब्रेक होगा और वाटर में H प्लस और OH माइनस प्रेजेंट होता है, ये आके जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? ये जस्ट समझाने के लिए, रिएक्शन को याद रखने के लिए, ताकि आपको रटना ना पड़े। तो यहाँ पे Cl को माइनस की तरह निकालें, माइनस की तरह निकाले तो Cl माइनस के साथ कौन जाएगा साथ में, H प्लस भाई चला जाएगा Cl माइनस के साथ साथ। तो चल भाई Cl माइनस के साथ निकल गया, H प्लस बना दिया, क्या HCl बना दिया। OH माइनस कहाँ के जुड़ जाएगा, इस C डबल बॉन्ड O के साथ आके जुड़ जाएगा। क्या बना दिया, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ OH जुड़ गया और प्लस Cl माइनस के साथ H आके जुड़ गया, HCl बना दिया। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा जरा बताओ। नेक्स्ट यहाँ OH माइनस के साथ, OH माइनस के साथ देखो अब अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, OH माइनस H2O। अब अगेन देखो काम वही करता है, Cl हटाता है, यहाँ पे OH जोड़ देता है, लेकिन अगेन OH क्या यहाँ पे जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों? मीडियम अल्कलाइन है, तुरंत H प्लस को यहाँ से अपने पास से निकाल लेगा, तो इसलिए यहाँ पे O माइनस मिलेगा प्लस, चलो HCl निकल जाएगा। ठीक है ना, उसको हम नहीं बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा हमें, क्या? यहाँ पे H प्लस ऐड कर दो तो आपको RCOOH मिल जाएगा। बस जब भी अल्कली रहना तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है, एनायन पार्ट मिलता है। इसलिए एक स्टेप आपको फर्दर जाना पड़ेगा जिसमें H प्लस आप ऐड कर दो या H3O प्लस ऐड कर दो, वो सॉल्ट जो है COH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट रिएक्शन जो स्टेप है प्रिपरेशन में वो है एनहाइड्राइड से। यहाँ पे एनहाइड्राइड से लिखे थे या नहीं लिखे थे, फ्रॉम एसिड क्लोराइड लिखे थे ना, तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 7th फ्रॉम एनहाइड्राइड्स। तो देखो ये सब यार बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एनहाइड्राइड्स हो या एसिड क्लोराइड हो या फिर आपका एस्टर हो, सब में हाइड्रोलाइसिस करना होता है। आइदर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो या अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर दो, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। RCOOC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी मान लो R है, आप H2O डाल दो, क्या होगा? जैसे बॉन्ड को ब्रेक किए तो O पे माइनस और C पे प्लस आ जाएगा, O पे माइनस और C पे प्लस आ जाएगा।
अब यहाँ पे वाटर में क्या क्या आयंस प्रेजेंट है, H प्लस और OH माइनस प्रेजेंट है। कौन कहाँ जुड़ेगा यार, मुझे बताने की जरूरत है क्या, खुद ही बताओ। यहाँ पे C पे प्लस आया हुआ है, इस प्लस के साथ क्या जुड़ जाएगा, H प्लस या OH माइनस, तो भाई OH माइनस इस प्लस की जगह पे आके जुड़ जाएगा। O पे माइनस के साथ क्या आके जुड़ेगा, H प्लस इसके साथ आके जुड़ जाएगा। बना दो भाई, और ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है। तो चलो यार देखो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ OH मिल गया। देखो C प्लस पे OH आके जुड़ गया, और O पे माइनस है, इस पे H प्लस आके जुड़ जाएगा। देखो तो फिर से RC डबल बॉन्ड OH ही तो मिल गया। तो इस तरह से अगेन RC डबल बॉन्ड OH मिल गया। मतलब दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पे R ग्रुप दोनों सेम है, तो वहाँ पे भी आपको दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम मिलने वाला है। चलिए इसी में एक रिएक्शन मान लो कुछ इस तरह का है, C6H5 ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे आपका क्या है, अगेन हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो अगेन आप इधर का या इधर का, जहाँ का बॉन्ड आपको तोड़ने का मन करे वहाँ तोड़ सकते हो। तो हमने ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, क्या बन जाएगा, तो देखो यार C पे प्लस आएगा, O पे माइनस H प्लस लेके एक एसिड अलग, प्लस आया OH ले लेगा और ये भी एसिड अलग। तो यहाँ पे देखना C6H5 C डबल बॉन्ड OH अब प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मिल तो रहा है, लेकिन दोनों अलग है एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो R ग्रुप लिया गया था वो दोनों आपस में अलग है। यह C6H5 क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है, यानी बेंजीन में C डबल बॉन्ड OH, दैट इज क्या मिल गया आपको, बेंजोइक एसिड मिल गया यहाँ पे, और साथ में आपको एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से यार ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम लोग नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखने वाले, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड का, उस चीज को अब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलो यार नेक्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलते हैं। हेडिंग डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यार कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ मेटल्स एंड अल्कलीज। देखना यार पहला जो है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स और अल्कलीज। तो देखना, जैसे मान लो हमारे पास RCOH है प्लस सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल का क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, ये Na जो है इस H को रिप्लेस कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, RCONA और प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। देखो यार यहाँ पे एक H तो निकल नहीं सकता, Na आया एक H निकल सकता है क्या, यदि जस्ट हम रिप्लेस करें तो यहाँ पे एक ही H बनना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है Na आया H निकल के, एटॉमिक हाइड्रोजन कभी बनता है, नहीं बनता है ना, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में निकलेगा, तो उसके लिए दो के लिए यहाँ पे दो चाहिए, इसके लिए दो के लिए यहाँ पे भी दो चाहिए। अब यहाँ पे दो है तो यहाँ सोडियम दो हो चुका है, तो यहाँ पे सोडियम क्या सामने दो कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, बैलेंसिंग नहीं भी करते चलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फायदा है कि बैलेंसिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैटर करता है। चलो यार ये एक रिएक्शन हो गया। इसके बाद RCOH के साथ NaOH आ गया, मान लो NaOH आ गया, तो अब रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बना देगा, तो देखो यार सेम फंडा, यहाँ पे आप प्लस माइनस में तोड़, Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा ये, और यहाँ पे हमेशा आपको एसिड को किस तरह से तोड़ना है, RCO माइनस और H प्लस, उल्टा लिख दिया यहाँ, RCO माइनस और H प्लस। कौन कहाँ जुड़ेगा यार थोड़ा सोचो और बता दो। Na प्लस इस O माइनस के साथ चला जाएगा, H प्लस इस OH माइनस के साथ चला जाएगा, यानी आपका बाय प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, H प्लस OH माइनस, साथ में बना दिया वाटर, यही आपका बाय प्रोडक्ट हो गया। और मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, RCOO माइनस Na प्लस, और प्लस यहाँ पे बन गया H2। क्लियर। चलिए अब इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या बनेगा पहले खुद से सोच के बताना, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो। मेटल दिख गया भाई, तो मेटल पे प्लस आ जाएगा, बाकी पार्ट पे माइनस आ जाएगा, नो डाउट। यहाँ पे H पे प्लस और O पे माइनस, अब कौन किसके साथ कंबाइन करेगा, CO माइनस के साथ कौन कंबाइन करेगा, Na प्लस करेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे RCO माइनस बन जाएगा Na प्लस, और प्लस यहाँ पे H प्लस किसके साथ आकर जुड़ जाएगा, इस HCO3 माइनस के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा भाई, कार्बोनिक एसिड बना देगा। लेकिन याद रखना ये जो H2CO3 दिख रहा है ना, ये अनस्टेबल होता है और इसलिए ब्रेक कर जाता है H2O एंड CO2 में। देखो H2CO3 में H2O, अब बच गया क्या, CO2 निकाल दो। जब भी H2CO3 कहीं भी बनता है कोई भी रिएक्शन में,
तो आप उसमें से H2O और CO2 बाहर निकाल दिया करो। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है इस केस में वो आपको ये मिलने वाला है। कौन सा गैस इवॉल्व हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बाय प्रोडक्ट में क्या मिला? वाटर मिला। यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है ना, ये हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। यदि मान लो आप किसी सब्सटेंस को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराए और ऐसे में यदि आपको CO2 गैस बनता हुआ दिखा, ब्रिस्क एफरवेसेंस टाइप का दिखता है, मतलब बिल्कुल CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ, जैसे सोडा वाटर बॉटल खोलते हो तो किस तरह से CO2 के बबल्स के फॉर्म में बाहर आता है, तो उसी तरह से यदि कार्बोक्सिलिक एसिड को आप बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराओगे तो CO2 का जो है ना ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, तो वहां हम लोग आगे फिर से एक बार इसे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ रिएक्शन देख लो ताकि टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अच्छा, एक चीज छोटी सी बातें हैं कि कोई भी रिएक्शन तभी होता है जब आपका प्रोडक्ट साइड में वीकर एसिड बन रहा हो। जैसे यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, यहाँ पे आपको कौन सा मिल रहा है? H2। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर और ये H2 जो होता है एसिडिक बिहेवियर होता है क्या H2 में? नहीं होता है, इसलिए ये रिएक्शन उधर जा रहा है। इसी तरह से RCOH और यहाँ का एसिड है H2O। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड भाई। यहाँ पे आपका RCOH और यहाँ पे आपका ये एक्चुअली H2CO3 बन चुका था। एक एसिड का लिस्ट होता है भाई, सीरीज में उतने डेप्थ में भी नहीं जा रहा हूँ। तो इस दोनों में RCOH और H2CO3 में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। इसलिए ये सब रिएक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड जा रहा है। जैसे इसी में क्या होता है यार, मान लो क्या अल्कोहल के साथ यदि मान लो हम Na का रिएक्शन करा देते हैं, ये हम इसलिए बात बता रहे हैं ना कि अल्कोहल के साथ भी ये रिएक्शन होता है सेम वे में। Na और NaOH के साथ तो रिएक्शन कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं कराया जाता है। ROH जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करके RONA प्लस H2 गैस इवॉल्व करता है, अल्कोहल भी करता है, ठीक है ना। अल्कोहल की जगह पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, फेनॉल कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। NaOH के साथ भी रिएक्ट करके ये वाटर बनाता है, लेकिन यदि यहाँ NaHCO3 आ जाए ना तो ऐसे में नहीं बनाता है ये, मतलब कि CO2 गैस। फेनॉल नहीं देता है CO2 गैस, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 गैस देता है। क्यों ऐसा? तो यदि यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका बना देता है, देख लो यार क्या बनता है रिएक्शन। OH है ना, देखो यार यहाँ पे OH दिख रहा है, OH कन्वर्ट हो जाएगा ONA और प्लस H2CO3 बन जाएगा। तरीका वही है प्रोडक्ट बनाने का, यहाँ O पे माइनस H पे प्लस, NaHCO3 को Na पे प्लस और HCO3 पे माइनस कर दो, Na प्लस को यहाँ जोड़ देंगे और H प्लस को इसके साथ, दैट इज H2CO3। ये H2CO3 H2 और CO2 में टूट जाता, लेकिन हो क्या रहा ना, H2CO3 और फेनॉल में H2CO3 जो दिख रहा है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, और इसलिए ये यदि स्ट्रॉन्गर एसिड प्रोडक्ट साइड में बन गया तो ऐसे में CO2 गैस इवॉल्व नहीं होने वाला, मतलब H2 ये रिएक्शन ही नहीं होगा, ये मतलब है। तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जरूरी है कि प्रोडक्ट साइड में जो एसिड बन रहा है वो वीकर एसिड बने, तभी कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है। चलो यार, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको मैंने बता दिया, आगे टेस्ट में ये आने वाला है इसलिए। तो ये तो हो गया यार पहला रिएक्शन, मेटल अल्कलीज बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जो है वो है एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड OH, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। RCOH प्लस R डैश इसको नाम दे देते हैं, R डैश COH। याद होगा यार कुछ नहीं, H प्लस वाटर डाल दो या फिर P2O5 हीट ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ से OH माइनस, एक जगह से OH माइनस और एक जगह से H प्लस आप निकाल दो, OH माइनस और यहाँ से H प्लस निकाल दो और बाकी को जोड़ दो आपस में। तो यहाँ पे H प्लस निकाले, O पे माइनस है, यहाँ से OH माइनस निकाले तो C पे प्लस है, इस C प्लस को इस O माइनस के साथ जोड़ दो, क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट चेक करते हैं। RC डबल बॉन्ड O, C प्लस को किसके साथ जोड़ना है? O माइनस के साथ, तो O यहाँ ले आए, फिर O के साथ कौन लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O लगा, और उसके साथ क्या लगा? R डैश लगा। ये कौन सा प्रोडक्ट है? एनहाइड्राइड, दिख रहा है एनहाइड्राइड, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो यार गुड। और प्लस H2O बाहर, दैट इज ये हम बोल सकते हैं कि एक तरह से डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को देखो और सिंपल तरीके से यदि समझना है किस तरह से हो रहा है, तो देखो यार किस तरह से समझ सकते हो। RCOH प्लस वाटर निकालना, एक जगह से OH और दूसरी जगह से H, दैट्स इनफ।
एक कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालना है और दूसरे से H निकालना है, OH और H निकाले, कहानी खत्म। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, बाकी जो बच गया ना उसको जोड़ दो, R C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O R बन गया। क्या बन गया, एनहाइड्रेट बन गया। अच्छा, एनहाइड्रेट का नाम कैसे लिखते हैं यार, एनहाइड्रेट का नाम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे हम इस R के जगह पे ये R1 और इसको R2 कर देते हैं, ठीक है ना। R1 की जगह पे CH3 ले लिए और R2 के जगह पे भी CH3 ले लिए, तो नाम क्या लिखते हैं? तो IUPAC नेम ऐसे केस में हो जाता मीथ, इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, ठीक है। तो एक तरह से देख सकते हैं 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसे में नाम लिखते हैं इथेनोइक एनहाइड्रेट, इथेनोइक एनहाइड्रेट, ठीक है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। यदि मान लो इधर R और इधर भी R1 R2 दोनों का दोनों यदि H हो जाता तो HC डबल बॉन्ड हो, समझना H कब होगा, जब दोनों साइड का जो एसिड है वो फॉर्मिक एसिड रहा होगा या मिथेनोइक एसिड रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे में जो एनहाइड्रेट बनेगा उसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्रेट। तो यदि दोनों साइड H है तो मिथेनोइक एसिड से मिलकर बना है, तो ऐसे में मिथेनोइक एनहाइड्रेट। यदि एक साइड इथेनोइक एसिड दूसरा भी इथेनोइक एसिड से मिलकर बना है तो इथेनोइक एनहाइड्रेट। लेकिन मान लो अब R1 के जगह पे हम H यूज कर लिए और R2 के जगह पे CH3 यूज कर लिए, तब नाम क्या हो जाएगा? अब दोनों अनसिमेट्रिकल हो गए, मतलब R1 के जगह पे H मतलब ये HCOH से आया है, R2 के जगह पे CH3 मतलब ये एसिटिक एसिड से मिलकर बन के आया है, ठीक है। तो अब ऐसे में अब नाम क्या लिखेंगे? तो देखो भाई, एक मिथेनोइक एसिड है, दूसरा इथेनोइक एसिड है। बस अब मिथेनोइक और इथेनोइक में अल्फाबेटिकली कौन आता है? इथेनोइक आता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको अल्फाबेटिकली जो आता है पहले वो लिख दो, दैट इज इथेनोइक। फिर कौन आता है? मिथेनोइक, और लास्ट में आप ऐड कर दो एनहाइड्रेट नाम। समझ में आया? तो IUPAC नेम एनहाइड्रेट का किस तरह से लिखना है एचएस क्लियर होगा आपको, उम्मीद है। चलो यार, तो ये एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आप एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन देखते हैं। या एक काम करो, पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देख लेते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है ईस्टर का फॉर्मेशन। ईस्टर का फॉर्मेशन यार ऑलरेडी हम लोग प्रिपरेशन मेथड में देखे थे कि ईस्टर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो मान लो यहाँ पे कोई RC डबल बॉन्ड OH और प्लस R' ले लो, H3O प्लस ले लो। करना क्या होता है, देखिए यार यहाँ पे याद रखिएगा, ईस्टर के फॉर्मेशन में मान लो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो 18 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का आइसोटोप हम यूज कर लिए, तो हमेशा एसिड का OH और अल्कोहल का H हमेशा ईस्टर बनाने में निकलता है। याद रखिएगा इस चीज को, एसिड का OH और अल्कोहल का H निकलता है। तो यदि ऐसा हम करते हैं तो RC डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O के साथ क्या ऐड हो गया, OR', दैट इज क्या बन गया, ईस्टर। और ईस्टर का स्मेल क्या होता है, स्वीट स्मेल या फिर फ्रूटी स्मेल भी बोल सकते हो यार, बहुत ही अच्छा स्मेल करता है फ्रूटी स्मेल, बिल्कुल यार फ्रूट में यही स्मेल होता है, इसलिए परफ्यूम में ईस्टर यूज किया जाता है, तभी परफ्यूम का इतना अच्छा स्मेल आता है। तो ये समझे ना। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे मान लो मैं OH प्लस C2H5 ले लिया, H3O प्लस, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? तो देखो यार, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H निकालना है। प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH2H5, समझे? तो इस तरह से ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ रिएक्शन ना, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। चलो देखो यार, RC डबल बॉन्ड OH, आप इसके साथ PCl5 ले लो। देखो यार, PCl5 या फिर एक काम करता हूं मैं यहीं पे एक साथ लिख देता हूं, ठीक है ना, तीनों रिएक्शन एक जैसा है। PCl5 बाई प्रोडक्ट अलग अलग मिलता है, लेकिन बाई प्रोडक्ट से अपने को मतलब है नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। ये तीनों रिएजेंट RCOH के साथ जब PCl5 PCl3 या SO2Cl2 नहीं होता है, SOCl2, इसका नाम होता है थायोनील क्लोराइड।
थायोनिल क्लोराइड। तीनों केस में होता क्या है ना, ये जो OH दिख रहा है ना, ये OH रिप्लेस कर दिया जाता है Cl के द्वारा, बस। यानी यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला RC डबल बॉन्ड OCl, दैट इज क्या मिल गया, देखो एसिड क्लोराइड मिल गया। यहाँ पे भी आपको RC डबल बॉन्ड OCl मिलने वाला, यहाँ पे भी आपको RCO डबल बॉन्ड Cl मिलने वाला। बस याद रखिएगा यहाँ पे SOCl2 के साथ जो है ना आपको ये प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिलता है, SO2 प्लस HCl मिलता है। और ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो होते हैं ना स्किप कर जाते हैं, क्योंकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, HCl भी गैस फॉर्म में बनते हैं, दोनों का दोनों ये स्किप कर जाता है रिएक्शन मिक्सर को, तो इस तरह से एसिड क्लोराइड बनता ही जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है आसानी से, समझे। तो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि एसिड क्लोराइड बनाना हो तो यार ये रिएक्शन ध्यान में रखना, ठीक है, समझ रहे हो ना यार। हाँ यार, चलो नेक्स्ट, ये हो गया एसिड क्लोराइड बनाने का मेथड। नेक्स्ट है नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। देखना यार ये सीक्वेंस हो सकता है गलत, सही होगा तो चेक कर लेना यार। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया का है तो NH3। चलिए यार चेक करते हैं यार। यहाँ पे मान लो यार हमारे पास RCOOH है प्लस अमोनिया ले लिए, दैट इज NH3। तो देखो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है RCOH कार्ब एसिड है और ये क्या है NH3 एक बेस है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, एक एसिड और बेस रिएक्शन हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन किस तरह से होता है भाई, NH3 इस H प्लस को ले लेके NH4 प्लस बना देगा। देखो यार एसिड का टेंडेंसी क्या होता है, H प्लस डोनेट करने का, और बेस का टेंडेंसी क्या होता है, H प्लस लेने का। दैट इज एसिड्स आर H प्लस डोनर, बेस आर H प्लस एक्सेप्टर। तो बस यही फंडा यहाँ पे लगता है। RCOH ये अपना H प्लस दे दिया और H प्लस दे दिया तो NH3 इसी H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, ये एक्सेप्ट करके क्या बना दिया NH4 प्लस। तो इस तरह से क्या दिख रहा है, NH3 अब NH4 प्लस कन्वर्ट हो चुका और ये RCO माइनस कन्वर्ट हो चुका। क्या होगा यहाँ पे, प्लस माइनस दोनों के ऊपर चार्ज दिख रहा है, कोई बात नहीं भाई, एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, RCO माइनस और NH4 प्लस। अब यहीं पे हम लोग फर्दर हीट कर देते हैं ना, तो यहाँ से H2O बाहर हो जाता है, हीट कर देते हैं तो H2O बाहर हो जाता है, माइनस का मतलब रिमूव हो जाता है। H2O कैसे बनेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकालो, तो 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन निकालेंगे ना, तो देखो बचेगा क्या, 2 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन बचेगा, क्योंकि 1 ऑक्सीजन बाहर हो चुका है वाटर में, और 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी यहाँ पे NH2 बनेगा। मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, ये देखो यार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बन गया, अमाइड बन गया। मतलब यदि कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन के साथ रिएक्शन करता है और यदि हीट कर दिया जाए तो आपको अमाइड मिल जाएगा, हीट नहीं किया तो आपको यहीं पे एसिड बेस रिएक्शन होकर ये सॉल्ट बन के रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन हीट आपका आप सिंबल दिख गया तो आप अमाइड बना दोगे फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है, चलिए उम्मीद है क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से आप लोगों को। चलो यार एक और रिएक्शन देख लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O जैसे OH प्लस NH3। तो सबसे पहला स्टेप में क्या बनेगा भाई, CH3CO O माइनस और यहाँ NH4। कैसे बन रहा है यार समझना, ये NH3 इस H प्लस को लेके क्या बना दिया NH4 प्लस, और यही NH4 प्लस फिर से इस O माइनस के साथ आके आयनिक बॉन्ड बना के जुड़ गया। और यहाँ यदि हीट कर दिया जाए तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O और यहाँ से H2 निकाल दो भाई, समझ में आया। चलिए अच्छा, यदि यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लिया जाता तो भी ये रिएक्शन भाई देखो सेम वे में होता। बेंजीन के साथ COH है, NH3 है, देखना यार रिएक्शन फास्ट थोड़ा, NH3H प्लस लेके निकल गया तो यहाँ पे क्या बन गया COO माइनस NH4 प्लस, और फिर यहाँ पे क्या बन गया, वाटर निकाल दो हीट करते हैं तो दैट इज बेंजीन के साथ CONH2 बन जाएगा, दैट इज क्या बन गया, बेंजामाइड बन गया। समझ आ रहा है बेंजामाइड किस तरह से बना। हाँ यार गुड। चलिए अच्छा, इसमें एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखना बेंजीन के साथ हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, दैट इज इसका नाम हो जाता है थैलिक एसिड। क्योंकि यार नोमेनक्लेचर वाला पार्ट में नहीं बताया स्टार्टिंग में, क्योंकि नोमेनक्लेचर वाला पार्ट जो है वो आप लोग यार खुद से कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो सब ऑलरेडी यार 11th में IUPAC में हम लोग पढ़े होते हैं, तो इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं किए। चलिए पहला स्टेप में NH3 हम लोग यहाँ पे 2 मोल रिएक्ट कराएंगे। 2 मोल क्यों लगाना पड़ रहा है समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है।
एक NH3 इसके साथ जाके जोड़ेगा, एक NH3 इसके साथ आके जोड़ेगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे देखना क्या बन जाएगा, पहले COO पे माइनस और NH4 प्लस, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OO पे माइनस और NH4 पे प्लस। अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप में क्या होगा, हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा। देखना यार ध्यान से, यहाँ पे H2O निकल जाएगा तो CONH2, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH2। अब देखो यार यहाँ पे होता क्या है, हीट कर रहे हैं ना, तो हीट कंटिन्यू है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, NH2 और यहाँ से एक H, दैट इज यहाँ से NH2 को माइनस की तरह और यहाँ से H को प्लस की तरह निकाल दो। जैसे ही NH2 को माइनस की तरह निकाला जाएगा तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस, और ये H प्लस को निकाला गया तो नाइट्रोजन पे आ गया माइनस चार्ज। H को प्लस की तरह निकाला तो नाइट्रोजन पे माइनस, NH2 को माइनस की तरह निकाला तो कार्बन पे प्लस, और ये प्लस को इस माइनस के साथ जोड़ दो। जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखना स्ट्रक्चर क्या मिलेगा आपको। बेंजीन में C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितना H बचा हुआ है, एक H बचा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऐसा। देख रहे हो, प्रोडक्ट देख के लगा हुआ भाई क्या बन गया, लेकिन यार कितना आसान है, देख लो यार क्या करना पड़ रहा है। अच्छा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या मिला हमें, NH3 NH2 और यहाँ से NH3 मिलेगा ना। तो इस तरह से यहाँ से जो स्ट्रक्चर बना इसका नाम होता है थैलीमाइड। थैलीमाइड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अमाइड ग्रुप आ गया CONH, इसलिए। समझे? चलिए ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा यार, रिएक्शन ये 5th था, तो अब नेक्स्ट 6th रिएक्शन। 6th रिएक्शन है तुम्हारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यार रिडक्शन के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, ऑलरेडी यार अल्कोहल चैप्टर में भी ये चीज आपको बताए हैं। सबसे यार स्ट्रॉन्ग तो LiLH4 ईथर के प्रेजेंस में हम लोग यूज करते हैं, या फिर B2H6 ये हम लोग THF के प्रेजेंस में यूज करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो ऐसे में आपको फाइनली क्या मिल जाता है, RCH2OH। देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम चेंज नहीं होगा, जितना कार्बन इधर है उतना ही कार्बन यहाँ पे भी रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COH वाला पार्ट केवल कन्वर्ट किस में हो जाता है, CH2। मतलब रिडक्शन यदि कराते हैं ना तो आपको कन्वर्ट कर देगा किस में, CH2OH में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज एसिड को अल्कोहल में बना देता है। तो बहुत बार कन्वर्जन में आपको ऐसा मिल सकता है कि भाई एसिड को आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में, तो क्या करोगे, तो ये रिएक्शन यूज करोगे। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। हाँ ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यार आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोग यार एल्केन में ही पढ़ कर आते हो। बाय द वे चलो यार देख लो, मान लो RCOH है तो हम लोग इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करवा देते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे जो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड जिस रेशियो में ले जाता है वो है 3:1 रेशियो में। ठीक है ना, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड को किस रेशियो में लेते हैं, 3:1 में। इस रिएक्शन मिक्सर को हम लोग क्या कह देते हैं, ये जो मिक्सचर है इसको हम लोग सोडा लाइम कह देते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट में यहाँ से ये जो CO2 दिख रहा है ना, ये CO2 गायब हो जाता है, तो R और यहाँ पे बच गया H, दैट इज RH। यही क्या बना, एल्केन, और साथ में क्या बाहर हो गया, CO2। रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या नोटिस किए कि RCOH में एक कार्बन आइटम कम हो गया। देखो तो यहाँ पे COH में ये कार्बन दिख रहा है ना, लेकिन ये कार्बन यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं ना। एल्केन में एक कार्बन आइटम कम हो गया ना, तो ये डिसेंट ऑफ सीरीज के लिए यूज होता है। डिसेंट ऑफ सीरीज का मतलब एल्केन चेन में यदि नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम करना हो तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराया जा सकता है। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो चेन में है ना कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे R की जगह पे मान लो CH3 CH2 COH, सोडा लाइम हीट यूज किए, सोडा लाइम है ठीक है ना यार, NaOH और CO, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, CH3। ये जो CO2 दिख रहा है ना ये गायब कर दो, तो CH2 के साथ क्या आके जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो यह डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन था, क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस,
चलिए यार देखो, इसमें हम लोग कोई सॉल्ट लेते हैं, RCONA या कोई भी सॉल्ट हो सकता है, और साथ में हम लोग ले लेते हैं, ये लेते कुछ नहीं, H2O के प्रदेश में इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इसका 2 मोल लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है RCOH भी दे दे, आपको प्रोडक्ट सेम बनाता है। बाय द वे एक्चुअल में आप यहाँ पे हमें सोडियम का सॉल्ट या पोटेशियम का सॉल्ट, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना होता है। अब देखो प्रोडक्ट किस तरह से बनाते हैं, बड़ा ही सिंपल है प्रोडक्ट बनाना। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स RCO है, इधर जो भी अब काम से गया, यहाँ से आपको बॉन्ड को ब्रेक करना, 2 मोल लिए थे, ठीक है। तो 2 यहाँ से आपको R 2 R मिलने वाला है, और दोनों R को आपको जोड़ देना है। दैट इज यहाँ पे एक R और दूसरे मॉलिक्यूल का एक और R, दैट इज ये मिलकर बना दिया RR, और प्लस यहाँ पे आपका CO2 प्लस H2O प्लस NaOH मिल जाता है। बाय प्रोडक्ट वो सब बन रहा है यहाँ पे। तो किस तरह से रिएक्शन हो रहा है यार, समझ रहे हो? जैसे मान लो, समझ आ रहा है इधर CH3CH2 CONA, और यहाँ पे सिंपली वाटर भी आप बहुत बार आपको नहीं लिखा हुआ दिखेगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया जाए, इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो CONA वाला पार्ट को हटा दो, बच कितना गया, CH3CH2 बच गया ना, इसका 2 मोल लेना होता है। तो यदि 2 मोल लिया जाएगा तो ये CH3CH2 2 बार दोनों को जोड़ देंगे, कितना कार्बन आइटम हो जाएगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 4 कार्बन आइटम हो जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 और CH3, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH प्लस वाटर भी मिल जाएगा साथ में, समझे। तो इस तरह से कॉल्वेस इलेक्ट्रोलाइसिस से भी हम लोग क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, बट इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ जाता है। जो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो था, सोडा लाइम हीट, उसमें क्या हो रहा था, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन एल्केन कम हो जा रहा था, एक कार्बन कम हो जा रहा था, लेकिन इसमें बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर इससे हम लोग एल्कीन और अल्काइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लो हमारे पास CH2CO माइनस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस ही करा रहे हैं, तो इसमें देखना होता क्या, यहां से और यहां से जस्ट ये फ्री रेडिकल में टूट जाता है, एक डॉट यहां पे एक डॉट यहां पे, जितना भी आ रहा है सब समझो फ्री रेडिकल रिएक्शन ही है, मतलब कि बॉन्ड को ब्रेक करना, एक डॉट इधर एक डॉट इधर इधर इधर, ठीक है ना। चलो इधर से मतलब नहीं है, तो ये CH2 जो दिख रहा है ना डॉट डॉट, इसको आपको बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, दैट इज क्या बन गया, CH2 प्लस बाय प्रोडक्ट। यदि हमें यहाँ अल्काइन बनाना होता तो अल्काइन भी बनता है, कैसे बनता है यार समझना, CH CONA अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक, अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ले रहे हैं CONA, यहाँ से इस बॉन्ड को यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे आएगा, एक डॉट यहाँ पे आएगा, दोनों को आपस में जोड़ दो, बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एसिटिलीन या इथाइन बोल सकते हो, प्लस बाय प्रोडक्ट। समझ में आया किस तरह से यार ये रिएक्शन हो रहा है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस इस रिएक्शन का नाम है। ऊपर वाला जो रिएक्शन था डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन था, ठीक है। चलो यार आगे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन देखो यार, 9 हो जाएगा ना शायद। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नाम अजीब है, हेल-वॉलहर्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वॉलहर्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, इसमें देखो यार होता क्या है, RCH2C डबल बॉन्ड OH। देखो यार बस एक लाइन में याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है हैलोजन के द्वारा, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, दैट इज RCH2COH। तो देखो यार अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है यही है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर रिएजेंट याद रखना यार, रेड फास्फोरस साथ में X2, ठीक है ना, और नेक्स्ट स्टेप में H2O। होता क्या है, यहाँ पे RCH2 की जगह पे आ जाएगा X, और यहाँ पे आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड, ये एज इट इज रहता है। तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे X जो है आप Cl और Br ही ले सकते हो, ठीक है ना, यानी इसका नाम हो जाता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ इसलिए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन यार याद रखना है, रिएक्शन का नाम भी याद रखना थोड़ा अजीब है लेकिन याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना, हेल-वॉलहर्ड-जेलिंस्की रिएक्शन।
ठीक है, देख लो यार अल्फा हाइड्रोजन, मान लो यहाँ पे आपका आर ऐसा कोई दे दिया जाए CH3 CH2 CH3, यहाँ पे बेंजीन रिंग बना दिया जाए और आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH बना दिया जाए, यहाँ पे आपको रेड फास्फोरस साथ में Cl2 और यहाँ पे H2O दे दिया जाए, क्या रिएक्शन में प्रोडक्ट आप बनाओगे? नो। क्यों? यहाँ पे नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है, जबकि हाइड्रोजन होना जरूरी है, वही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन आता है। ठीक है, रिएक्शन समझे, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। चलो लास्ट रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन इन, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोले तो ज़्यादा अच्छा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड। चलिए यार देखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहले यार नाइट्रेशन रिएक्शन देख लेते हैं। नाइट्रेशन के लिए रिएक्शन क्या यूज़ करते हैं? कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। अच्छा, ये COH किस तरह का ग्रुप होता है? ये रिंग में क्या करता है? एक्टिवेटर होता है, डीएक्टिवेटर होता है। रिंग में मतलब ये कौन सा चार्ज देता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो देखो यार COH जो है ना रिंग में प्लस चार्ज देता है, कहाँ कहाँ देता है? ये सब ऑलरेडी यार आप पढ़े होंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। COH कौन सा इफेक्ट शो करता है? -m, इलेक्ट्रॉन क्या है? विथ ड्रॉइंग है, तो ये सब प्लस चार्ज देता है। अब यदि ये सब नहीं भी जानते कोई बात नहीं यार, हमारा लेक्चर बना हुआ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड लेक्चर 1 2 3 वहाँ जाना यार, सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे COH रिंग में दे रहा प्लस चार्ज। आपको याद होगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में यार बहुत ही डिटेल में वहाँ हम डिस्कस किए हैं, एक एक मतलब चीज़ पे बहुत अच्छे से वहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किए हैं हर एक रिएक्शन पे, तो वहाँ आप जाके देख सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे HNO3 और H2SO4, यहाँ से आपका कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये याद रखना है आपको, NO2+ बनता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? NO2+। अब आपको ये सोचना है NO2+ कहाँ अटैक करेगा? क्या ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा? नहीं करेगा। क्यों? ऑर्थो पैरा पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पे NO2+ ऑर्थो और पैरा पे अटैक नहीं कर सकता है। कहाँ अटैक करेगा? तो एक ही ऑप्शन बचता है, मेटा पोजिशन पे। इसलिए यहाँ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, केवल मेटा प्रोडक्ट। इसका नाम देखा जाए तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। इसी तरह से यदि Br2 FeBr3 ले लिया जाए तो यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अगेन Br+ कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पे नहीं कर सकता, एक ही ऑप्शन बचता है, कहाँ? मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे अटैक कर देगा। थर्ड रिएक्शन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कॉन्क H2SO4, यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? SO3 बनता है, लेकिन ऐड क्या होता है? SO3H जाकर ऐड होता है। देखो इलेक्ट्रोफाइल का बात किया जाए तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कैसे बनता है यार? मैकेनिज्म यहाँ बताएंगे ना, मैकेनिज्म आप वहाँ जाकर देख सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स में। SO3 बनता है, लेकिन जब ऐड होता है ये तो SO3H बनकर ऐड होता है। दैट इज यहाँ पे बेंजोइक एसिड था, मेटा पे ही ऐड होगा, SO3H बनकर ऐड होता है, ये चीज मैं बता रहा था, ठीक है। तो इस तरह से ये रिंग सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को E+ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया कार्बोक्सिलिक। मेटा पोजीशन पे क्यों हो रहा है रिएक्शन? क्लियर है। तो चलो यार, इस तरह से हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट भी जो था वो खत्म हो गया। अब बच जाता है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो चलो यार नेक्स्ट उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट यार हम लोग अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के टेस्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग टेस्ट देखते हैं और लास्ट में हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेंगे। तो टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कुछ 2-4 छोटा मोटा टेस्ट है, देख लो यार। पहला जो टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यार, या लिटमस टेस्ट भी मैं बोल सकता हूँ बोलने के लिए। पहला टेस्ट लिटमस टेस्ट, इसमें बताने की जरूरत है नहीं भाई। यदि एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिड है ना, एसिड है तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, बस यही है, ठीक है ना। 8 टर्न्स का मतलब क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को रेड कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
सेकंड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है। ऑलरेडी यार ये चीज़ बता चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो RCOH को NaHCO3 के साथ ट्रीट कराया गया, क्या बनता है यार प्रोडक्ट, याद है? RCOH कन्वर्ट किस में हो जाता है, RCONA में, और प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ CO2 का आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस देखने को मिलता है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस वही मतलब कि आपको बुलबुले टाइप का CO2 बाहर आता हुआ दिखेगा सॉल्यूशन से, तो यही ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2 गैस है। ये टेस्ट है किसका, RCOH का। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है ना कि अल्कोहल और फेनॉल ये टेस्ट नहीं देता है, अल्कोहल, और क्यों नहीं देता है ऑलरेडी हम रीजन बता चुके हैं। अल्कोहल एंड फेनॉल्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट है थर्ड डिस्टिंक्शन। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट में आ जाता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है यार, मतलब फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे, ये चीज़ हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो इसके लिए देखो दो टेस्ट है जो कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहला तुम्हारा हो गया यार टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं यार। होता क्या यार जरा समझना, HCOH जो है जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ कंबाइन करता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, ऑलरेडी यार एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं, AgNH3 प्लस प्लस OH माइनस, ये टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है ये, टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है। याद रख लेना, इसको हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। और अल्कली OH माइनस अल्कली के प्रोसेस में होता है। होता क्या यहाँ पे HCOH जो है ना वो CO2 में ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है। किस में चला जाता है, HCOH ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है CO2 में। लेकिन एसिटिक एसिड जो है ना वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसीलिए एसिटिक एसिड ये टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पे एसिटिक एसिड जो है CH3COH वो CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन HCOH जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और आपको तो पता है भाई Ag बना देगा प्लस H2O प्लस NH3 गैस बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे Ag जो दिख रहा है ये सिल्वर मिरर की तरह अपीयर होता है, इसीलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये केवल कौन देता है ये टेस्ट, HCOH गिव्स बट CH3COH डज नॉट गिव। लिखने की जरूरत है क्या, लिख देता हूँ यार नोट करके, HCOH गिव दिस टेस्ट बट CH3COH डज नॉट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट दूसरा जो टेस्ट है HCOH और इसको जज करने के लिए वो है HgCl2 टेस्ट। देखिए टेस्ट का नाम ही है HgCl2 टेस्ट है, ठीक है। इसमें भी यार देखो सेम वे में जो फॉर्मिक एसिड होता है ये HgCl2, इसका नाम क्या लिख देंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड। Hg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, इसका नाम क्या हो गया, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो HCOH CO2 में तो जाएगा, और जो HgCl2 दिख रहा है ना ये कन्वर्ट हो जाता है Hg2Cl2 में, और ये वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कलर इंपॉर्टेंट है। HgCl2 किस में जा रहा है, Hg2Cl2, और यहाँ पे यदि Hg2Cl2 का नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। और ये मर्क्यूरस क्लोराइड का कलर क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और प्लस आपका HCl जो है बाहर हो जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे अगेन नोट करके लिख देता हूँ, HCOH तो देता है लेकिन CH3COH डज नॉट गिव टेस्ट। CH3COH क्यों नहीं देता ये टेस्ट, ये भी नोट कर लो क्यों, क्योंकि CH3COH अगेन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता CO2 में। यहाँ HCOH तो CO2 में हो जा रहा है ऑक्सीडाइज, लेकिन एसिटिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसीलिए टॉलरेंस टेस्ट भी HCOH तो देता है लेकिन
एसिटिक एसिड नहीं देता है। सेम HgCl2 भी कौन देता है, फॉर्मिक एसिड तो देता है लेकिन एसिटिक एसिड नहीं देता है। CH3COH को एसिटिक एसिड कह रहे थे, पता ही होगा। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट कि भाई HgCl2 किस में जाता है, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस तरह से यार ये अपना टेस्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। और लास्ट अब हम लोग चलते हैं अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट आता है यार फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग इसके फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट तो देखो यार, अप टू कार्बन 6, अप टू 6 कार्बन एटम तक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो लिक्विड होता है, और इसके बाद 6-7 कार्बन ऑनवर्ड्स ये आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, याद रखना यार, ठीक है ना, ये सब पार्ट अप टू 6 तक लिक्विड फॉर्म में और C7 से ऑनवर्ड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है बेंजोइक एसिड C6H5COH। स्ट्रक्चर तो समझ ही रहे हो, ये हो गया बेंजोइक एसिड का फार्मूला। बेंजोइक एसिड जो होता है ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब इसका एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक इसका शेप होता है। तो ये हो गया यार फिजिकल स्टेट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में देखो यार, लोअर मेंबर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो सॉल्युबल होता है, C4 तक, अप टू C4 तक ये सॉल्युबल होता है वाटर में। जब भी सॉलिबिलिटी की बात की जाए तो अंडरस्टूड है कि हम वाटर में सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। C5 वाला जो है वो पार्शियली सॉल्युबल होता है, और C6 वाला जो है वो इनसॉल्युबल हो जाता है। अब बात आती है यार ऐसा क्यों, C6 ही नहीं, C6 ऑनवर्ड्स, ऐसा क्यों? ठीक है, C4 तक तो सॉल्युबल है, C5 वाला पार्शियल है और C6 ऑनवर्ड्स जो है इनसॉल्युबल, ऐसा क्यों? तो भाई हमें बहुत अच्छे से पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, यदि मान लो वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर में क्या करेगा, ये H बॉन्डिंग कर सकता है। देख रहे हो ना यार, वाटर में बहुत ही आसानी से H बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसलिए H बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते चले जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा रहे मतलब ये कौन सा पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, पोलर पार्ट है। और यदि हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो वाटर भी किस तरह का सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। तो यदि हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है तो पोलर पार्ट हमारा डोमिनेटिंग होना चाहिए, तभी तो पोलर डिसॉल्व्स पोलर सॉल्वेंट। तो इस तरह से यदि यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप को बढ़ाते चले जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाते जाए, मतलब नॉन पोलर पार्ट को हम बढ़ा रहे हैं, नॉन पोलर पार्ट यदि बढ़ गया तो क्या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नहीं डिसॉल्व होगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 तक सॉल्युबल है, 5 में पार्शियली सॉल्युबल, और 6 और ऑनवर्ड्स के केस में नॉन पोलर पार्ट इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है कि भाई उसमें पोलर कैरेक्टर ना के बराबर बचता है, और इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया यार सॉल्युबिलिटी की बात। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में यदि बात करें तो यार कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, H बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। जैसे देख लो यार RC डबल बॉन्ड OH, देख लो यार यहां पे H समझ रहे हो। जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर नहीं है, समझ में आना, पता चला वाटर लिया नहीं, वाटर के साथ H बॉन्डिंग नहीं करना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कितने टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, तो वो हाई टेम्परेचर पे, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे बॉईल करता है देन क्या बोले अल्कोहल से। बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का, CA का है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। पूछ दिया जाता है अक्सर क्यों, क्योंकि CA में एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग होता है, H बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होता है। क्यों, देख सकते हो दो मॉलिक्यूल के बीच में दो H बॉन्डिंग हो गया, तो इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है ना मॉलिक्यूल के बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि यार यहाँ पे H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाता है। समझ रहे हो, चलो यार ये वजह था कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का। इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ even number of carbon atoms
हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू, इंपॉर्टेंट है, दिस इज ड्यू टू अल्टरेशन, और अभी देखो नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं समझाऊंगा, ऑसिलेशन इफेक्ट, ठीक है ना। ये ड्यू टू कौन सा इफेक्ट की वजह से? यार इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछ भी चुका है इससे, इसलिए ध्यान में रखना है ऐसा क्यों। यहाँ इवन और ऑड का क्या मतलब है, पहले ये चीज तुम लोग समझ लो। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे COH, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एग्जांपल है 1 2 3 4 5। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो डिपेंड करता है उसका लैटिस में उसका फिटिंग कितना अच्छा है, एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी कितना अच्छा है। यदि कोई चीज बहुत अच्छे से पैक्ड है, पैक्ड अच्छा से होने का मतलब उसमें एम्प्टी स्पेस बहुत कम है, तो यदि एम्प्टी स्पेस बहुत कम है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है ना, एम्प्टी स्पेस बहुत कम है, तो वहाँ पे आपको मेल्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन मान लो पैकिंग जो है ना बहुत अच्छा नहीं है आपका, मान लो जो क्रिस्टल लैटिस बना उसमें मॉलिक्यूल्स पास नहीं है, मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली दूर है, तो ऐसे में क्या होगा, उनके बीच में गैप आ जाएगा, एम्प्टी स्पेस बढ़ जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है ना, उसको मेल्ट करना आसान हो जाता है, यानी कम टेम्परेचर पे ही हम उसे मेल्ट कर सकते हैं। ये चीज़ समझ लो ना, पैकिंग जो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, स्पेस, एम्प्टी स्पेस, यानी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा यदि करना है तो उसके लिए जो एम्प्टी स्पेस है वो कम कर दो, और यदि एम्प्टी स्पेस ज़्यादा रहा तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों? आसानी से मेल्ट कर सकते हैं, तो इसलिए एम्प्टी स्पेस वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें, इस दोनों मॉलिक्यूल को देखकर आप सोचो और जरा विजुअलाइज करो, कहाँ पे मॉलिक्यूल्स में पैकिंग ज़्यादा अच्छा होगा, इफेक्टिव पैकिंग कहाँ पे होगा, ये देखना है आपको। तो देखो ये C और ये C जो है ना अपोजिट एंड्स पे, ये C अपोजिट एंड्स पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है ना, पैकिंग थोड़ा इफेक्टिव होता है। अब यदि मान लो हम यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले आते हैं ऐसा, तो ऐसे में जरा देखो, तो यदि कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एम्प्टी स्पेस बच गया ना, यानी यहाँ पे एम्प्टी स्पेस काफी ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं बात करूं, यहाँ पे रिलेटिवली आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये यदि इसको तो हम अपने मन से भाई इतना दूर बना दिए, ये पास यदि आएगा तो सोचो तो भाई ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा और ये इसको टच करेगा ना, मॉलिक्यूल को यदि हम पास करने की कोशिश करें तो यार ऑलमोस्ट ये इसको टच कर जाएगा, ये भी इसको टच कर जाएगा, ये भी इसको टच कर जाएगा और ये भी इसको टच कर जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा है, ये एम्प्टी स्पेस वो बहुत ही कम रहने वाला है। लेकिन इसमें तुम जितना भी इसको क्लोज ले आओ, ये इसको टच तो कर जाएगा, ये इसको टच तो कर जाएगा, ये भी इसको टच कर जाएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एम्प्टी स्पेस जरूर मिलेगा और बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है, एफिशिएंसी जो है ना, पैकिंग इतना एफिशिएंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट पैकिंग है यहाँ पे, समझे। इसी को अल्टरेशन और क्या कहा जाता है, ऑसिलेशन इफेक्ट। क्यों अल्टरेशन? इसमें देखो अल्टरनेट पोजीशन पे जो कार्बन लगा है ना वो अपोजिट एंड पे है, इसीलिए यहाँ पे एफिशिएंट पैकिंग हो रहा है और इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा उस वाले से। इस वाले में क्या हो रहा, नो अल्टरेशन इफेक्ट, इसमें C सेम साइड पे आ गया। यदि सेम साइड पे दोनों ग्रुप आ गया तो ऐसे में वहाँ एफिशिएंट पैकिंग नहीं हो पाता और मेल्टिंग पॉइंट वहाँ कम होता है, समझ रहे हो। तो ये था, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। बाकी मैंने समझा दिया बहुत अच्छा से, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, याद रख। लेकिन इस इफेक्ट का नाम याद कर, एक लाइन में यदि लिखना हो तो अल्टरेशन इफेक्ट या ऑसिलेशन इफेक्ट की वजह से जो इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम वाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ऑड वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम। तो इस तरह से अपना यार ये जो पार्ट था ये भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। और लास्ट जो है ना एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देख लो, इंपॉर्टेंट है भाई, सवाल आते हैं। बाय द वे ये जो पार्ट है ये 11th में बेसिस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है, बट देखो बता दे रहा हूँ, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए समझना, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो CH3 CH2 COH, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं, अच्छा सबसे पहले काम करता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O OH,
ये क्या है, वीक एसिड है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड होते हैं। एसिडिक बिहेवियर ये क्यों शो करता है? एसिडिक बिहेवियर ये क्यों शो करता है? क्योंकि यदि यहाँ पे ये अपना H+ लूज करता है तो यहाँ पे H+ लूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाया, जो आयंस बनाया, यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? RCO माइनस का 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक ये और एक इस बॉन्ड को कुछ इस तरह से ब्रेक कर दो, RCO पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है लेकिन जरा चेक करो क्या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? ये बॉन्ड को हम ब्रेक कर दिए तो CH3 CO पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O पे H, वो लोन पेयर अपना देगा ना, ये O पे माइनस चला जाएगा, यहाँ पे प्लस, प्लस पे ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा। तो इस तरह से है। क्या यहाँ पे ये दोनों और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो इक्विवेलेंट है? क्या सेम दिख रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है। लेकिन ये दोनों को देखोगे तो ये क्या है? बिल्कुल सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और आपको पता होगा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाईली स्टेबल, यानी कहीं भी यदि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो स्टेबल होता है। मतलब कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड इधर से इधर जा रहा है तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इसलिए ये अपना H+ को लूज करने का इसका जो टेंडेंसी है ना वो ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए H+ को लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा, और H+ को लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो ऐसे में क्या होगा? सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। H+ ज़्यादा मतलब क्या हो गया? एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों शो करता है ये चीज़ क्लियर होगा। ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना वो किस बात पर डिपेंड करता है, इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? तो यहाँ पे देखो यार, अभी हमने बताया RCOH है, ये यदि H+ लूज करता है तो यहाँ पे RCOO पे माइनस H+। तो देखो ये जितना स्टेबल आपको मिलेगा, जितना ज़्यादा स्टेबल ये होगा उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बन है, मतलब उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगा इस RCOH का H+ में जाने का या इसका इसमें जाने का। क्यों? ये जितना स्टेबल बनाएगा उतना जल्दी भाई ये कन्वर्ट होगा इसमें और H+ लूज करता जाएगा। H+ लूज किया मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला गया। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे RCO माइनस का स्टेबिलिटी चेक करना है आपको सिंपली। जितना ज़्यादा स्टेबल ये कार्बन आयन, सॉरी कार्बन आयन, कार्बोक्सिलेट आयन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। जितना ज़्यादा स्टेबल ये कार्बोक्सिलेट आयन होगा उतना ज़्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब बात आती है कि भाई इसका स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे देखो भाई R ग्रुप लगा हुआ है ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए O माइनस लगाए ना, यानी इसको प्लस चार्ज यदि कहीं से मिले ना, प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज मिलने पे क्या होगा? ये स्टेबल होगा। क्यों? O पे माइनस है, माइनस चार्ज को प्लस चार्ज मिल जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो R ग्रुप है ना वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप यदि लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, चार्ज कौन सा देता है? प्लस चार्ज देता है, स्टेबलाइज कर देगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये विथ ड्रॉइंग ग्रुप लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप के। इसका मतलब क्या हो गया? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एंड व्हाट? प्लस आई माइनस आई के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा। जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा उतना ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों? माइनस आई गिव्स प्लस चार्ज, प्लस चार्ज देने से स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्यों? माइनस आई गिव्स प्लस ना, प्लस चार्ज कार्बोक्सिलिक आयन को स्टेबल बना देगा। सेम है माइनस एम इफेक्ट, जितना ज़्यादा एम इफेक्ट लगेगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ये दोनों के दोनों EWG इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों के दोनों प्लस चार्ज दे रहे हैं ना, इसलिए इसको हम EWG कह रहे हैं। तो चलो यार हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि अपना ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से समझ में आ जाए। CH3 CH2 CH3 CH2 COH, ये A हो गया, CH3 CH2 COH, यहाँ पे मैं CH2 को यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये दो ऑप्शन, ठीक है ना, A और B। आपको इसी दो में से बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा कौन कम एसिडिक होगा। तो देखना ऐसा समझो, H का कोई इफेक्ट नहीं होता है, H का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन लगा, यहाँ 1 2 3 लगा है, लेकिन एक कार्बन आपका यहाँ पास में लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक काम करो,
इसको 1 2 3 4 कर दो, ठीक है ना। तो इधर 3 कार्बन और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप मैं बोल सकता हूँ कि कहाँ लगा हुआ, थर्ड वाले कार्बन पे लगा है, जबकि इस वाले में कहाँ पे लगा है, सेकंड वाले पे CH3 ग्रुप लगा है। यही डिफरेंस आ रहा है ना, ये CH3 थर्ड पे लगा है, ये CH3 सेकंड कार्बन पे लगा है। CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई गिव्स व्हाट, अब ये सब याद होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है CH3, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, माइनस चार्ज दे दिया तो अभी बताया था ना प्लस आई इफेक्ट घटा देगा, क्यों, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज ना, हमेशा COH के ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो गया और स्टेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे भी कम ही होगा, क्यों, CH3 प्लस आई शो करेगा, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, स्टेबिलिटी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा, क्यों, CH3 यहाँ पे पास में लगा है ना, इसीलिए। तो ज़्यादा स्टेबल एसिडिक कौन होगा, 1 लीटर में भी, ठीक। बाय द वे यदि आपको और अच्छे से डिटेल में समझना है तो इंडक्टिव इफेक्ट मैं ऑलरेडी इस पे भी लेक्चर बना के रखा हूँ, GOC, ठीक है ना, वहाँ पे आप देख लेना, GOC के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो वहाँ आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 COH है, ये A है, CH3 CH2 CH2, यहाँ CH2 नहीं, यहाँ Cl और यहाँ पे COH, C ऑप्शन है CH3 CH2 CH2 COH, यहाँ पे Cl मैंने यहाँ पे लगा दिया, और D ऑप्शन में मैंने Cl यहाँ पे लगा दिया। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है आपको बताना है, चेक करो, बताओ जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी Cl नहीं लगा हुआ है, सबके सब केवल प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये सब प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, मतलब यहाँ एसिडिक बढ़ तो नहीं रहा, कम हो रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे Cl लगा हुआ, यहाँ पे भी Cl लगा, यहाँ पे भी Cl लगा। Cl के लगने से क्या होगा, तो Cl आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विथ ड्रॉइंग होता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई गिव्स व्हाट, प्लस चार्ज, यानी ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। देखिए COH के ऊपर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ये रट लो या जो कर समझना है समझ लो, क्यों, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन यहाँ कर चुके हैं ऊपर, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों प्लस चार्ज देने वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से एक बार देख लो यदि नहीं समझ आया तो Cl माइनस आई के प्लस चार्ज एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, यहाँ पे भी Cl माइनस आई अगेन गिव्स प्लस, यहाँ पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। बात आता है कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ होगा, कहाँ ज़्यादा होगा, तो ये Cl पास में लगा है ना, ये Cl थोड़ा दूर हो गया ना, प्लस चार्ज कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो इस वाले में प्लस चार्ज ज़्यादा मिलेगा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, थोड़ा दूर हुआ तो प्लस चार्ज कम, या और दूर हो गया प्लस चार्ज और कम, तो सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज कहाँ मिल रहा है, B में, तो इसलिए B के बाद C के बाद D और D के बाद A, क्यों, A में तो कोई भी प्लस चार्ज देने वाला है ही नहीं, इसीलिए ऑर्डर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो एक और सवाल करते हैं। CH3 CH2 COH CH2 Cl CH2 COH CHCl2 और यहाँ पे CH2 COH और यहाँ पे लास्ट Cl यहाँ पे भी Cl CH2 COH। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोई भी Cl नहीं लगा, यहाँ एक Cl लगा है, यहाँ पे एक Cl, दो Cl लगा, यहाँ पे 3 Cl लगा है। Cl क्या कर रहा है, तो Cl प्लस चार्ज देने का काम कर रहा है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज दे रहा है, यहाँ एक ही Cl प्लस चार्ज दे रहा है, यहाँ पे दो Cl प्लस चार्ज दे रहा है, यहाँ पे 3 Cl प्लस चार्ज दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज कौन दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, तीनों Cl मिलकर प्लस चार्ज दे रहा है, सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक D के बाद C के बाद B, और A में तो कोई भी देने वाला नहीं है। समझ में आया, तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है। बाकी आपको यार क्वेश्चंस और भी करना है तो यार इस टॉपिक पे आप जाओ यार, हमारे GOC लेक्चर वहाँ देख लेना, वहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलो अच्छा, एक ऑर्थो इफेक्ट होता है इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, ऑर्थो इफेक्ट, इसका नाम होता है ऑर्थो इफेक्ट। कहता क्या है कि इसका सीधा सीधा सा स्टेटमेंट ये है ना कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड is more acidic than
ऑर्थो सब हाँ मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड irrespective of the group attached at ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ इससे मतलब नहीं है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ऑलवेज मोर एसिडिक होता है, ये ऑर्थो इफेक्ट है, इसको रटना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन है। इसका अभी तक सही एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, ठीक है ना, मेरे पास नहीं, साइंटिस्ट के पास भी इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे COH है, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया और आपको उससे पूछ दिया जाए कौन ज़्यादा एसिडिक, तो आँख बंद करना और इसको बोलना कि ये वाला ज़्यादा। क्यों? यहाँ ऑर्थो इफेक्ट काम करा। क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट भूल जाओ। बाय द वे आपको बुक में ऐसा मिल जाएगा लिखा हुआ, ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिड मिलता है, बट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन वो भी नहीं है, इसीलिए मैं अपने तरफ से गलत एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। चलो, यदि मान लो यहाँ पे COH की जगह पे NO2 ग्रुप लगा दिया जाए तो भी ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, किससे? बेंजोइक एसिड से। इसी तरह से मान लो COH के साथ NH2 ग्रुप लगा दिया जाए, कोई भी ग्रुप लगा दिया जाए, बेंजोइक एसिड आ गया, मोर एसिडिक कौन? ऑर्थो वाला। मतलब ऑर्थो की जगह पे क्या लगा हुआ है ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। यदि यहाँ G लगा हुआ है तो ये ऑलवेज मोर एसिडिक होगा देन प्योर बेंजोइक एसिड। यही है ऑर्थो इफेक्ट। समझ में आया? चलो एक जैसे सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे COH है, यहाँ पे Cl लगा दिया गया, यहाँ पे COH है, CH3 लगा दिया गया, यहाँ COH है, यहाँ NO2 लगा दिया गया, और यहाँ पे COH है, यहाँ पे आपको क्या लगा दिया गया? OH लगा दिया गया। आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो यार देखते हैं कैसे बताएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या? जो प्लस चार्ज ज़्यादा देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो प्लस चार्ज ज़्यादा देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। चलिए यहाँ पे Cl का कौन सा इफेक्ट देखेंगे। अरे यार क्या हो गया, हाँ यहाँ Cl, अरे यार Cl का कौन सा इफेक्ट देखते हैं? माइनस। याद रखिएगा यार, बेंजीन में कभी भी हैलोजन ग्रुप लगाए तो उसका हम लोग I इफेक्ट देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। CH3, यदि बेंजीन में कभी CH3 लगाए, वो भी ऑर्थो और पैरा पे लगाए, तभी इसका हम लोग कौन सा इफेक्ट देखते हैं? प्लस H। अच्छा, माइनस I से कौन सा चार्ज दे रहा है? प्लस चार्ज दे रहा है। प्लस चार्ज दे रहा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे हम प्लस ना लिखकर हम यहाँ लिखते हैं डेल प्लस। क्यों? प्लस माइनस I इफेक्ट लग रहा है ना, माइनस I से हमेशा डेल प्लस जाता है। प्लस H से माइनस चार्ज आ रहा है। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस M। माइनस M गिव्स प्लस चार्ज। OH प्लस M इफेक्ट अगेन गिव्स माइनस चार्ज। तो देखो हम क्या बोले थे, प्लस चार्ज देने वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। प्लस चार्ज कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा C। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ज्यादा कौन दे रहा है? ये। क्यों? M इफेक्ट यहाँ लग रहा है, यहाँ पे I इफेक्ट। M इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए ज्यादा प्लस चार्ज देगा। C के बाद A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज दे रहा है, ये दोनों तो भाई माइनस दे रहा है, उससे बढ़िया तो A है ना। तो C के बाद A के बाद B और D देखते हैं। B और D में ये भी माइनस दे रहा है, ये भी माइनस दे रहा है, ज्यादा माइनस कौन दे रहा है? तो ज्यादा माइनस ये दे रहा है। क्यों? M इफेक्ट और H इफेक्ट में M इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए वहां ज्यादा माइनस चार्ज आ गया, यहाँ माइनस चार्ज कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या देखते हैं? प्लस चार्ज ज्यादा होना चाहिए ना, माइनस चार्ज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। माइनस चार्ज कम कहाँ है? यहाँ। समझ आया? तो इस तरह से अपना ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो लेक्चर था इसका हमने कंप्लीट, मतलब हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करा दिया। हर एक चीज, कोई भी रिएक्शन मिस नहीं हुआ, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप लोग यार लेक्चर को अच्छे से ईमानदारी से देखना यार, आपको फिर इस चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, बाय द वे क्वेश्चंस और आपको कन्वर्जन्स मिलेंगे तो आप यार एक बार एनसीईआरटी से जरूर लगा लेना, एनसीईआरटी बेस्ट है कन्वर्जन के लिए। ठीक है ना, इससे क्या है कि आपको रिएक्शन और भी जल्दी से याद हो जाएगी। ठीक है, बाय द वे मैंने हर एक रिएक्शन को यार अपने तरफ से बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है। अब आपके ऊपर है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो यार, आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो यार लेक्चर यहीं पे एंड किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए यार बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।